स्टार्ट करें। हमने कहाँ तक कर लिया? ये चैप्टर के सभी टॉपिक कर लिए हमने। एक टॉपिक बचा बस, क्या? रेडियोधर्मी। ठीक है, रेडियोधर्मी करने के बाद 10 से 5 मिनट का टॉपिक है, फिर हम क्या करेंगे, साथ में न्यूमेरिकल भी करेंगे, राइट। तो हमें करना क्या है? रेडियोधर्मी। रेडियोधर्मिता होती है ना, तो हमें टॉपिक करना है रेडियो धर्मिता। रेडियोधर्मिता। याद है मैंने कुछ थोड़ा बताया था इसके बारे में। मैंने बोला था कि जब न्यूक्लियस जो होता है और न्यूक्लियस का वेट ज्यादा होता है तो उसकी ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा ज्यादा होती है, और ऊर्जा ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाता है? वो अस्थायी हो जाता है, और अस्थायी होने की वजह से क्या होता है? वो टूट टूट कर छोटे नाभिकों में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, जिससे वो स्टेबल हो जाता है। बात समझ आ गई कि अगर कोई ज्यादा बड़ा नाभिक होगा, भारी नाभिक होगा, तो जितना ज्यादा वेट होगा, मैंने समझाया भी था, जितना ज्यादा वेट होगा तो उसमें ऊर्जा उसकी इतनी ज्यादा होगी, और जब ज्यादा ऊर्जा हो जाती है तो मैंने समझाया था इंसान क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है। मैंने एग्जांपल भी दिया था, याद करो, कि अगर तुम्हारे पास ज्यादा पैसे आ गए कहीं से तो तुम अनस्टेबल हो जाओगे, कभी किसी चीज को लेने के लिए जाओगे, कभी किसी चीज को लेने के लिए जाओगे। तो स्टेबल का मतलब होता है एक जगह रुकना, वो होता है स्टेबल। अगर तुम्हारे पास ज्यादा पैसे आ गए तो क्या होगा? इधर उधर चीजें लेने भागोगे तुम, तो एक जगह नहीं रुक रहे। तो बात समझ में आ गई। तो इसी तरह से यहाँ पे जब ज्यादा ऊर्जा हो जाती है तो वो क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है। और हर एक इंसान क्या चाहता है भाई? तुम यही तो चाहते हो अपनी लाइफ में बिल्कुल रिलैक्स रहे, आराम से रहे, तो स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, जब नाभिक अनस्टेबल हो जाता है तो वो टूट कर क्या होता है? टूट कर छोटे नाभिक बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझ लो, जैसे मान लिया हमारे पास कोई भारी नाभिक है। हमारे पास क्या है? कोई भारी नाभिक है। ठीक है, जब हमारे पास कोई भारी नाभिक है, सीधी सी बात है, तो क्या होगा? न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या क्या होगी इसमें? अरे भारी किससे होगा? नाभिक में क्या होता है? नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, और जितने ज्यादा न्यूट्रॉन प्रोटॉन होंगे इतना नाभिक क्या होगा? भारी होगा। तो अगर नाभिक भारी है, उल्टा भी कहते तो भी तो बात सही है भाई। हमने ये बोल दिया कि क्या नाभिक ज्यादा भारी है, तो आपको पता है नाभिक ज्यादा भारी क्यों होगा? क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन ज्यादा होंगे। या ये कह दो कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन ज्यादा है इसलिए नाभिक भारी है, बात तो एक ही है। तो इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा होती है तो वेट क्या होता है? ज्यादा होता है। मैंने बोला था, हमने पढ़ा था आइंस्टीन का समीकरण E बराबर mc² पढ़ा था, याद है? कि जितना ज्यादा वेट होगा, देखो E क्या होती है? ऊर्जा जो होती है वो मास के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मीन्स नाभिक जितना भारी होता जाएगा उसके अंदर ऊर्जा क्या होगी? इतनी ज्यादा होती जाएगी, और जितनी ज्यादा ऊर्जा होती जाएगी उसके अंदर वो अनस्टेबल होता जाएगा, अनस्टेबल होता जाएगा। और जब इसके अंदर ज्यादा ही ऊर्जा हो जाएगी और जब ये ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा, तो क्या होगा? ये स्थायी होने के लिए टूटकर छोटे नाभिक बना लेगा। बात समझ आ गई? आप ऐसे भी समझ सकते हैं। और दूसरा मैंने बताया था आपको, अगर जनरली प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अकॉर्डिंग समझना हो तो हमें पता है इसमें क्या होंगे? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बहुत सारे होंगे, बहुत सारे होंगे। और आपको पता है इन दोनों को जितने भी हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो है, जितने भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, सबको कौन बांधे हुए? नाभिकीय बल। बात समझ आ रही है? ध्यान समझना, चाहे आप इससे भी समझ सकते हैं, उससे भी समझ सकते हैं। तो ये वाली बात तो समझ आ गई। अब दूसरा समझ लो स्टेप, कि अगर इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है, उन्हें बांधे कौन रखता है? नाभिकीय बल। अब आप खुद से सोचो कि अगर आप मान लिया 10 जनों को बांधे हुए, ठीक है, फिर 20 जनों को बांधे हुए, तो एक कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि इतनी ज्यादा पब्लिक हो जाएगी कि आपसे बंध नहीं पाएगी, संभल नहीं पाएगी है। और क्या करेंगे आप? फिर उसे छोड़ देंगे। ऐसे करते हैं ना नॉर्मली, यहाँ पे भी ऐसे ही करता है। जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज्यादा होता है, आपको पता है इसे कौन बांधे हुए? इन्हें बांधे हुए नाभिकीय बल। नाभिकीय बल, नाभिकीय बल इसे इनको बांधे हुए। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, तो ये क्या होगा? इन्हें बांध नहीं पाएगा। अरे सीधी सी बात है, इसे इसके बांधने की इसके पास कोई ना कोई कैपेसिटी होगी ना। ऐसे मान लो कि ये 1000 को बांध सकता है, तो 1000 से अगर ज्यादा हो गए तो नहीं बांध पाएगा ना। तो जब क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाती है तो नाभिकीय बल इन्हें बांध नहीं पाता है, और क्या कर देता है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन को निकाल देता है। बात समझ आ गई? इन्हें क्या करता है? निकाल देता है, जिससे हल्का नाभिक बन जाता है। तो क्या होगा? जैसे ये टूट के हल्के नाभिक बनाएगा, क्या बनाएगा? हल्के नाभिक बनाएगा। जब हल्के नाभिक बनाएगा तो मास क्या होगा? कम होगा। अरे इसका मास क्या होगा? एम कम होगा। जब मास कम होगा तो आपको पता है ऊर्जा क्या होगी? कम होगी, और ये क्या बन जाएगा? स्थायी नाभिक बन जाएगा। इसी को कहते हैं रेडियो धर्मिता। बात समझ आ गई?
रेडियोधर्मिता समझ में आ गई ना, क्या होती है कि बड़ा नाभिक जो होता है वो टूट के छोटे नाभिक में बदल जाता है। अब इसे रेडियोधर्मिता क्यों कह रहे हैं मालूम है, क्योंकि इसमें किरणें निकलती हैं, आपने सुना होगा रेडियो किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें। रियल में जो है इसे रेडियोधर्मिता इसलिए नहीं कहते कि ये टूट के छोटे नाभिक बनाता है, इससे रेडियोधर्मिता इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किरणें निकालता है। बात समझ आ रही है क्यों कहते हैं रेडियोधर्मिता, क्योंकि रेडियो एक्टिव किरणें निकालता है। ये कैसी किरणें निकालता है, रेडियो एक्टिव। टूटता तो है, कम तो होता है, लेकिन क्यों होता है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव किरणें निकाल कर हल्का होता है भारी से। बात समझ आ रही है, हाँ किरणों के अकॉर्डिंग हल्का होता है। जैसे देखो हमारा कोई भी भारी नाभिक है, क्या है, एक हमारे पास भारी नाभिक है। मान लो जैसे हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं, मान लिया हमारे पास कोई भी एक क्या है, मान लो यहाँ पे एक्स है हमारे पास, क्या है, एक्स है हमारे पास, और इसका परमाणु क्रमांक कुछ भी ए टू जेड मान लिया हमने, क्योंकि फॉर एग्जांपल हम समझने से 92, यहाँ पे कितना है 238 है। वैसे ही क्या होता है, यूरेनियम होता है। ठीक है, अब क्या करेगा, अगर इसे हल्का होना है, भारी नाभिक है, अगर क्या होना है, इसे हल्का होना है, तो क्या करेगा, ये अल्फा बीटा और गामा किरणें निकालता है, कण निकालता है, मतलब किरणें भी कह सकते हैं, कण भी कह सकते हैं इसको। तो अल्फा बीटा गामा का क्या करता है, ये उत्सर्जन करता है। बात समझ आ रही है कि क्या करता है, ये अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन करके ही हल्का होता है। ठीक है, बात समझ आ गई कैसे हल्का होता है, भाई हल्का तो होगा भारी से, लेकिन कैसे होगा, अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन। अब ये क्या कर सकता है, अल्फा भी उत्सर्जित कर सकता है, वो तो बाई कंडीशन होगा, गामा भी कर सकता है और बीटा भी कर सकता है, हाँ कुछ भी कर सकता है। अब देखो क्या कर रहा है, ये अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित कर रहा है। क्या उत्सर्जित कर रहा है, अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित कर रहा है। इसका मीन्स ये रेडियो एक्टिव किरणें उत्सर्जित कर रहा है। कैसी किरणें, रेडियो एक्टिव किरणें उत्सर्जित कर रहा है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, रेडियो धर्मिता। बात समझ में आ गई क्यों कहते हैं रेडियो धर्मिता, क्योंकि जब ये यहाँ पे रेडियो धर्मिता इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे भारी नाभिक जब हल्के नाभिक में कन्वर्ट होता है, बदलता है, तो ये रेडियो एक्टिव किरणें उत्सर्जित करते हैं, इसलिए इसे रेडियो धर्मिता कहते हैं। बात समझ आ गई। अब देखो क्या है, आपको पहले पता होना चाहिए अल्फा क्या है, बीटा क्या है, गामा क्या है, राइट, वरना समझ नहीं आएगा। देखो क्या होगा कि अल्फा जो होता है, यहाँ पे अल्फा होता है हमारा 2He4, ये आप इसे अच्छे से जानते हैं, क्या ये हीलियम है। यहाँ पे बीटा जो होता है, बीटा होता है इलेक्ट्रॉन, बीटा क्या होता है, -1 ई नॉट मतलब 0। आपको पता है इलेक्ट्रॉन का आगे द्रव्यमान क्या मानते हैं, 0। और एक होता है हमारे पास गामा, गामा जो होती है ये होती है ऊर्जा। मैं बताऊंगा ये ऊर्जा क्या काम करती है और कैसे होती है। ये तीनों पॉइंट समझ आ गए, ठीक है, आपको ये समझ आ गया अल्फा बीटा गामा उत्सर्जित करेगा। अरे कम से कम ये भी तो पता होनी चाहिए अल्फा बीटा गामा है क्या। तो अल्फा समझ आ गया, बीटा समझ आ गया, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं ये, इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना, देखो इसे शो कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और गामा क्या है, गामा है हमारी ऊर्जा। बात क्लियर है। अब देखो होता कैसे, होता कैसे, यहां पे हमारे पास क्या है, हमारे पास है, हमारे पास है जैसे, अब इसका एग्जांपल कर लें, होता क्या है, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास TH 90 232 है, ठीक है, थ्योरियम है, ये थोरियम है। अब क्या हुआ, अब इसने क्या किया, इसने एक अल्फा कण उत्सर्जित कर दिया, मीन्स निकाल दिया। तो अल्फा कण क्या होता है, आपको पता है अल्फा कण होता है हमारा 2He4, राइट। अब यहां पे देखो बिल्कुल आसानी से समझना, आप कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। नीचे वाले में से नीचे वाले कम कर देना, ऊपर वाले में से ऊपर वाले कम कर देना। क्यों, क्योंकि आपको पता है, अरे ये क्या है, यहां से 2 कम होकर बाहर निकल गए, तो यहां से 2 कम नहीं हो जाएंगे, ऊपर से 4 कम होकर बाहर निकल गए, तो एक सीधी बात है 4 कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो अब क्या है, यहाँ पे हमारा RA, यहाँ पे देखो 2 कम हो गए तो कितने बचे, 88 मीन्स 88। अब यहाँ पे कितने कम हो गए, 4 कम हो गए, तो यहाँ पे हो गया हमारा 228। बात समझ आ गई। अब देखो, अब हम समझते हैं किसका एग्जाम्पल समझते हैं हम, अब बीटा का। ठीक है, बीटा करेगा तो क्या करेगा,
अब मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास है आर ए, क्या है हमारे पास आर ए, कितना है इसका 88, और यहाँ पे कितना 228, यहां तक कोई दिक्कत। अब क्या किया इसने, अब इसने एक क्या निकाला, यहां पे निकाला इसने बीटा कण। बीटा कण को शो करते हैं हम -1 E0। मैंने बताया ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। अब क्या करोगे, यहां पे क्या होता है, देखो यहां पे होगा हमारा AC, अब यहां पे क्या होता है, यहां पे एक और भर जाता है, कितना हो जाएगा 89, और यहां पे ऊपर वाला सेम रहता है 228। बात समझ आ रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं तो ये बोल रहा था कि यहां से कम हो जाता है, लेकिन ये क्या हो गया, ये तो और ज्यादा हो गया है। अब देखो इसी को आपको समझना है, क्या होता है जब ये रिएक्शनें चलती हैं, तो आपको पता है कोई भी रिएक्शन बैलेंस करना बहुत जरूरी है। क्या करना, बैलेंस करना भी तो जरूरी है। मान ले कि हमारे पास ये कोई प्रोडक्ट बचा है, और वो क्या है, मान ले कि 88 पे वो स्टेबल नहीं है, 88 पे स्टेबल नहीं है, 89 पे वो स्टेबल है, तो क्या करेंगे, हमें 89 तक ले जाना पड़ेगा ना उसे, इसलिए हम क्या निकाल देंगे, बीटा निकाल देंगे। तो ये बाई कंडीशन हमारे होता है कि हम किसी भी परमाणु को स्टेबल कैसे बना सकते हैं। अगर अल्फा निकाल के बना सकते हैं तो आप अल्फा निकाल देंगे, और बीटा बना के निकाल सकते हैं तो आप बीटा निकाल देंगे। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब आपको माइंड में आया होगा कि गामा कब निकलेगा और गामा का रोल क्या होता है। तो सीधी सी बात है, गामा का रोल जो होता है वो मालूम है क्या होता है, बस यहां पे देखो इससे ये बना, आपको पता है किसी भी अभिक्रिया में उत्पाद की ऊर्जा और अभिकारक की ऊर्जा क्या होनी चाहिए, बैलेंस बराबर होनी चाहिए है। और तुम्हें पता है परमाणु भार भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो दोनों का भार क्या होगा, बराबर होना चाहिए। परमाणु अणुओं की संख्या भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ये तो आपको पता है ना, उत्पादक की अभिकारक की ये सब चीजें क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और ऊर्जा भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। माना कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऊर्जा ज्यादा है, और इसके बनने के बाद यहाँ पे ऊर्जा कम रह गई, क्या रह गई, कम रह गई। तो यहाँ पे गामा का उत्सर्जन होगा, फिर किसका उत्सर्जन होगा, गामा का उत्सर्जन होगा। और गामा क्या करेगा, दोनों साइड की ऊर्जा को बैलेंस कर देगा। फॉर एग्जांपल समझ लो कि यहाँ पे, ठीक है, मैं ये चीजें एग्जांपल से बताता हूं इजी करके, तो आपको समझ में आए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे उत्सर्जन के बाद क्या हुआ, उत्सर्जन सब कुछ पूरी रिएक्शन हो गई, फिर भी यहाँ पे कितनी 10 जूल है, यहाँ पे 9 जूल रह गई है। तो अब क्या होगा, ऊर्जा तो बैलेंस करनी है, तो क्या होगा, यहां से गामा किरणें या गामा कण उत्सर्जित होंगे, और जब तक उत्सर्जित होंगे जब तक यहाँ पे भी कितनी ना हो जाए 9.5, और यहाँ पे भी कितनी ना हो जाए 9.5। तीनों का रोल समझ आ गया। ठीक है, अल्फा कब उत्सर्जित होता है, गामा कब उत्सर्जित होता है, बीटा कब उत्सर्जित होता है, तीनों का रोल समझ आ गए। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि यहाँ क्या हुआ, अजीब सा काम, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ और यहाँ पे एक बढ़ गया। देखो ये होता है जब कोई न्यूट्रॉन टूटता है, क्या होता है, जब कोई न्यूट्रॉन टूटता है तो एक तो प्रोटॉन बनाता है, क्या बनाता है, एक प्रोटॉन बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन बनाता है। समझो आप, ये वाला कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझना। हमारा न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन क्या होता है, ON1, ये होता है। अब जब ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, एक बनाएगा प्रोटॉन, प्रोटॉन को दिखाते हैं 1p1, ठीक है, और क्या, इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं -1e0 से। आपको पता है इस साइड वाले के परमाणु भार और इस साइड वाले के कुल परमाणु भार क्या होनी चाहिए, बराबर। इसका परमाणु क्रमांक इस साइड वाले का परमाणु क्रमांक क्या होना चाहिए, बराबर। आपको तो जनरली पता है कि दोनों साइड में जो भी हो बराबर हो, बात खत्म। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, क्या ये आपको सही लग रहा है, इसका मीन्स अगर एक न्यूट्रॉन टूटा तो एक प्रोटॉन बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन बनाएगा, और इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, बीटा किरणें। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ऐसा समझ आ गया ना। अब देखो क्या होगा यहाँ पे समझो, अगर आप क्या यहाँ पे कितना परमाणु क्रमांक 0। अब आप ये बताओ, एक को और माइनस इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 0 नहीं आएगा, अरे इससे कैंसिल हो जाएगा। तो देखो नीचे वाला बैलेंस बराबर है। अब ऊपर देखो, अगर आप क्या करोगे 1 को और 0 को ऐड करोगे तो कितना होगा, 1 ही आएगा। तो देखो दोनों बैलेंस है। ये पॉइंट छोटा सा पॉइंट है, इसको नोट कर लेना, ये हो गया। अब आपको लगेगा यार ऐसा कैसे हो गया, अब खुद सोचो माइंड से, अगर एक न्यूट्रॉन टूटा और एक प्रोटॉन बना और एक इलेक्ट्रॉन बना, इलेक्ट्रॉन तो निकल गया बाहर, बचा क्या, प्रोटॉन। और तुम्हें पता अगर प्रोटॉन बढ़ेगा तो क्या परमाणु क्रमांक नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि P बराबर क्या होता है, Z।
अगर P बढ़ा तो Z भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए P बढ़ गया है, इसलिए Z बढ़ गया। आप ये सोचेंगे तो ऊपर वाला सेम क्यों रहा? अरे आपको पता है ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। आप खुद सोचो, अब अगर एक न्यूट्रॉन कम भी हो गया तो एक प्रोटॉन नहीं बढ़ गया, तो बैलेंस ही तो बराबर रहेगी। सोचो क्या हो गया यहाँ पे, ये क्या हुआ यहाँ पे, अगर एक न्यूट्रॉन कम भी हुआ है तो एक प्रोटॉन बढ़ भी तो गया, तो दोनों का जो योग है वो क्या आना चाहिए, बराबर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है नाभिक में जो होता है N+P होता है। अगर इसको एक कम कर दें और आप इसको एक बढ़ा दें तो दोनों का सम जो आएगा, योग जो आएगा क्या आएगा, बराबर। इसलिए वो बराबर है। पॉइंट क्लियर है? वो बराबर क्यों रहा है, ये क्यों बढ़ गया। ठीक है, अब इसको सब समझ में आ गया होगा तुम्हारा, इतना ही करना है बस, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अब क्या करें, इसे नोट करो, फिर हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। अब देखो क्या करें, इसकी डेफिनेशन करें। रेडियो धर्मिता या रेडियो एक्टिवता या रेडियो धर्मी क्षेत्र। ठीक है, बात एक ही है, तो आपको रेडियो धर्मी आएगा, सी बात है, उसकी डेफिनेशन। हाँ, अब देखो क्या है, आपने क्या किया यहाँ पे, एक भारी नाभिक था, क्या था, एक भारी नाभिक था, और अल्फा बीटा गामा किरणों का क्या करता है, वो उत्सर्जन करता है, और क्या होता है, हल्के नाभिक में परिवर्तित हो जाता है। इसी को क्या बोल रहे हैं अपने, रेडियो एक्टिवता या रेडियो धर्मिता बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो यही तो लिखना है, मैंने बोला जो आपने सीखा वही लिख देना सर। तो क्या लिखेंगे हम, जब कोई भारी नाभिक जब कोई भारी नाभिक अल्फा बीटा व गामा किरणों का क्या करके, उत्सर्जन करके क्या बनाता है, हल्के नाभिक में परिवर्तित होता है या बदल जाता है, परिवर्तित होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे रेडियो धर्मिता कहते हैं। रेडियो धर्मिता कहते हैं। बात क्लियर है, कहते हैं, कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है। आप ये भी बोल सकते हैं कि अल्फा किरणा, मतलब ये मैंने बोला है कि आप कितनी भी इजी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपने सीखा उसको अपनी भाषा में भी आप लिख सकते हैं। तो सीधी सी बात है, हमने यही सीखा था कि भारी नाभिक था, भारी नाभिक क्या कर रहा था, अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करके हल्के नाभिक में कन्वर्ट हो रहा था, बदल रहा था, उसे रेडियो धर्मिता कह रहे थे, वही हमने लिख दिया। बात समझ आ गई, इसे नोट कर लो। अब हम क्या करें, अब इसके हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, बाकी पूरा चैप्टर ये हो चुका है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को स्टार्ट करेंगे। तो मेरा रूल्स है कि पहले क्या करा दूं, जितने भी फॉर्मूले होते हैं, ताकि आपको इधर उधर देखने ना पड़े। तो इसमें कितने ज्यादा फॉर्मूले, यानी कितने 3 से 4 फॉर्मूले यूज होने वाले। एक फॉर्मूला कौन सा, हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हमने किया था, आपको याद है कौन सा किया था, R इज इक्वल टू R नॉट और A की पावर 1/3, ये था ना। R आपको पता है A क्या है, आपको पता है A क्या है, A है हमारी न्यूक्लियनों की संख्या, किसकी, न्यूक्लियनों की संख्या। एक क्या है हमारी न्यूक्लियनों की संख्या, ठीक है। और आर आपको पता है क्या, आर है नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या है, त्रिज्या है यहाँ पे। और आपको पता है आर तो हमारा क्या है, आर नोट क्या है, आर नोट हमारा नेतांक है, आपने किया था जब मैंने कराया था, याद करो, नेतांक, राइट। फिर दूसरा फॉर्मूला क्या किया था, याद है कुछ, हमने किया था आयतन वाला किया था। आयतन आप इससे बना सकते हैं, उसे लिखाने की जरूरत नहीं है, मैंने वीडियो में समझा रखा है कैसे कन्वर्ट करना है, ये हो गया। फिर उसके बाद किया था हमने कौन सा, हमने किया था
घनत्व और आयतन आपको इसी फॉर्मूले से पुट करके निकालना है, वो मैंने वीडियो में अच्छे से समझा रखा। अब उसके बाद हम करेंगे द्रव्यमान क्षति का फॉर्मूला किया था, याद है? डेल्टा एम। क्या किया था हमने? डेल्टा एम। डेल्टा एम बराबर क्या होता है, याद है कुछ? हमारे पास था क्या? हमारे पास था जेड और एम पी, ऐसा कुछ था, याद है? और यहां पे क्या था? ए माइनस क्या था? जेड। और यहां पे क्या था? एम एन। और माइनस क्या था? माइनस क्या था? माइनस था हमारा एम और एन, राइट? आपको पता है यहां पे जेड क्या है? जेड क्या है? अरे ये तो बता चुका हूं मैं, जेड क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है, सीधी बात है। जेड क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। एमपी क्या होता है? यहां तक सब फॉर्मूले समझ आ गए? और ध्यान रखना इसमें क्या करना है तुम्हें, इसमें जितने भी इसके सिंबल हैं उनका मीन से उन्हें अच्छे से करना है। तो करने का स्टेप, करने का तरीका वही रहेगा अपना, ठीक है? स्टेप वाइज क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम? फर्स्ट स्टेप में हम वैल्यू को नोट करते हैं। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं? फॉर्मूला कोरिलेट करते हैं। थर्ड स्टेप में देखते हैं किसी चीज की कमी है तो उसको लेके आते हैं, अगर कमी नहीं होती है तो फोर्थ स्टेप में सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो क्या बोला क्वेश्चन में, देखो उसने उसने बोला किसी नाभिकीय विखंडन की क्रिया में पदार्थ की द्रव्यमान क्षति कितनी हो रही है? द्रव्यमान क्षति। देखो उसने क्या बोला है? उसने बोला द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति का मींस किससे दिखाते हैं द्रव्यमान क्षति को? डेल्टा एम से। पहले क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप होता है हमारा कि जो वैल्यू दे रखी है उसे नोट कर लो। तो डेल्टा एम दे रखा है उसने, डेल्टा एम कितना है? डेल्टा एम की वैल्यू दे रखी है 1.0, और जीरो का कोई मतलब होता नहीं है, तो मिलीग्राम दे रखी है। क्या दे रखी है उसने? मिलीग्राम। मिलीग्राम को क्या कर लो आप? इसको कर लो केजी में। क्या कर लो? केजी में, किलोग्राम में। और आपको पता है 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। और 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 1000। तो क्या होगा? तो हमें क्या करना पड़ेगा? सीधी सी बात है यहाँ पे हमें अब देखो समझ लो, यहाँ पे कभी दिक्कत आए, हमारे पास क्या है? 1 ग्राम है। 1 ग्राम को हम किलोग्राम में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 1000 से भाग करेंगे, मतलब 10⁻³ से भाग करेंगे। फिर हम 1 मिलीग्राम को ग्राम में बदलेंगे, फिर 10⁻³ से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल? 10⁻6 किलोग्राम। बात समझ आ गई? फिर उसने आगे क्या बोला? उसने बोला इस अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा क्या निकालना? हमें मुक्त ऊर्जा निकालनी। विखंडन तो समझ में आ रहा है? विखंडन का मीन्स होगा कि हमारे पास कोई नाभिक इस तरह से, ये तो पढ़ा चुका हूं मैं, और क्या हुआ? वो टूटा होगा। क्या हुआ होगा? वो टूटा होगा। टूटने में क्या होगा? कुछ तो ये जो ये टूटा है उससे ये बन गए दो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि एक टूटा, इसने दो बनाए, कुछ तो यहाँ पे दो बन गए होंगे, और कुछ द्रव्यमान क्या हो गया होगा? क्षति हो गई होगी, बिखर गया होगा। जैसे किसी चीज को आप तोड़ते हो तो क्या होता है? कुछ पार्ट तो उसके बच जाते हैं, और तोड़ने में क्या होता है? कुछ द्रव्यमान उसका क्या होता है? इधर उधर बिखर जाता है। ठीक है, तो वही पूछा इसने। अब देखो क्या है, आपको क्या मुक्त ऊर्जा निकालनी है। मुक्त ऊर्जा मीन्स किसकी वैल्यू निकालनी है आपको? ई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फिर क्या करते हैं सेकंड स्टेप में? सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं? फॉर्मूला कोरिलेट करते हैं। हम देखेंगे कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे आता है। तो मैंने आपको याद करो, मैंने दो फॉर्मूले लिखाई थी ई वाले, कि जब द्रव्यमान केजी में दे रखा हो तो क्या लगाना है आपको? ई बराबर एमसी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है, और जब एएमई में दे रखा हो तो कौन सा लगाना है? डेल्टा एम इज इक्वल टू, ठीक है, डेल्टा एम वाला लगाना ना। अब देखो यहाँ पे कौन सा लगाना है? यहाँ पे लगाना है ई वाला। कौन सा? ई बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, राइट? सेकंड स्टेप में फॉर्मूला कोरिलेट कर लिया, क्योंकि हमारे पास दो फॉर्मूले कौन कौन से? एक तो हमारे पास ये है ई का फॉर्मूला डेल्टा एम सी स्क्वायर, और एक ई का फॉर्मूला कौन सा है? डेल्टा एम इंटू
931 MeV। अब आपको पता है ये वाला फॉर्मूला जब लगता है जब AMU में वैल्यू दे रखी हो, और ये वाला जब लगता है जब हम क्या में लगाते हैं, केजी में। दोनों के पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ पे कौन सा लगाएंगे हम, केजी वाला, ये वाला लगाएंगे क्योंकि केजी में यहाँ पे दे रखा है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। फिर थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, चेक इन कर लो कि जो जो हमें फॉर्मूले में चाहिए क्या सब चीज है कि नहीं है। तो आपको पता है डेल्टा एम चाहिए, तो डेल्टा एम है। सी चाहिए, सी तो नहीं है, लेकिन सी सबको क्या होता है, पता होता है, क्योंकि आपको पता है प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमने चेक कर लिया। चेक करने में हमें पता चला कि हमारे पास सी की कमी थी, तो सी हमें पता था, तो हमने क्या कर लिया, सी को नोट कर लिया। चेक इन पॉइंट में, चेक इन वाले स्टेप में यही करते हैं कि जो हमारे पास नहीं होता उसे हम पहले लेके आते हैं। तो हमने देखा कि सी की कमी चल रही थी, तो हम सी को ले आए पहले। फिर जब हमारे पास सब चीजें आ गई, फिर हम सॉल्यूशन 4 स्टेप में स्टार्ट कर देते हैं। आप कर दें स्टार्ट। तो क्या करेंगे, हम वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है हमारे पास, और आपको मैंने एक चीज बोली थी, अगर मल्टीप्लाई में क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो क्या कर दो, उसको लेफ्ट कर दो। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 है, 1 को लेफ्ट करके हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 10⁻⁻6 kg, लिख सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पे, अब लगा दो, यहाँ पे कितना होगा, डेल्टा एम की वैल्यू -6, और यहाँ पे केजी तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सॉल्यूशन कर रहे हैं। और यहाँ पे इसकी वैल्यू सी की 3 × 10⁸ का स्क्वायर। बात समझ आ गई। अब देखो क्या होगा, ये हो गया। अब आपको पता है 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो -6 × 9 × 10⁻, कितना हो जाएगा, तुम्हें पता है स्क्वायर करते हैं तो घात क्या होती है, डबल हो जाती है, 16 हो गया। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, जो संख्या होती है नंबर्स, ये हम आगे ले आए और घात को हमने सॉल्व कर लिया। माइनस की कितनी है, 6, और यहाँ पे कितनी है, 16, तो कितनी हो गई हमारे पास, प्लस की 10 बचती है। और आपको मैंने बताया था अगर यहाँ पे केजी में लगाओगे तो आंसर किस में आएगा, आपका जूल में आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके समझ आ गया होगा, नोट करो इसे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक चीज ध्यान रखना कि अगर रेशियो में कभी भी क्वेश्चन पूछे तो मालूम है क्या करना है, आपको 2 स्टेप लेने, 2 स्टेप लेने, क्योंकि आपको पता है अगर किसी का रेशियो निकालोगे तो क्या होगा, रेशियो के लिए मिनिमम क्या होना चाहिए, 2 क्वांटिटी आपके पास होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या होगा, 2 पार्ट्स दिए होंगे, जब भी रेशियो पूछेगा तो क्या होगा, क्वेश्चन में 2 पार्ट्स दिए होंगे, तो आपको दोनों पार्ट्सों को अलग अलग सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर एक एक तरीका ये है कि आप क्या करें, दोनों का फॉर्मूला बनाएं और दोनों के फॉर्मूले बनाने के बाद, ठीक है, दोनों फॉर्मूला बना लिए, दोनों का फॉर्मूला बनाने के बाद आप डिवाइड कर दें, उसके बाद वैल्यू पुट कर दें। 2 तरीके हैं इसके, मैं देखो कराता हूँ। पहले तो आप हमें यही करना है कि पहले नोट करना है आपको। क्या पूछा, देखो उसने बोला स्वर्ण के समस्थानिक। समस्थानिक मैंने बताया था समस्थानिक क्या होते हैं, यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। समस्थानिक दे रखा उसने ये, और एक दे रखा रजत का समस्थानिक ये। ठीक है, कि उसने बोला नाभिकीय त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या पूछा, नाभिकीय त्रिज्या का अनुपात पूछा। तो आपको पता है नाभिकीय त्रिज्या, नाभिकीय त्रिज्या निकालनी है। नाभिकीय त्रिज्या का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, नाभिकीय त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, सीधी सी बात है, R = R0 A/3। क्या होगा कि हमें फॉर्मूला पता होता है तो हमें पता है क्या क्या पुट करना है, यहाँ पे क्या क्या चाहिए हमें। तो यहाँ तक समझ आ गया। तो हम क्या क्या नोट करना है, मैंने इसीलिए लिखा है अगर आपको रेडियस का फॉर्मूला पता है तो आपको पता है यहाँ पे क्या क्या नोट करना है। तो आपको यहाँ पे क्या नोट करना है, इसे निकालने के लिए ए नोट करना है। तो यहाँ पे जब ए नोट करेंगे तो बुक्स में ऐसे दे रखा है 1 2 के अकॉर्डिंग, ठीक है, कहीं पे ऐसा दे रखा है। तो क्या करेंगे, हम तो नेम के अकॉर्डिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा। हमने क्या करना है, हमें 2 पार्ट्स में सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में सॉल्व करना है, ध्यान रखना जब भी रेशियो पूछेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले करेंगे हम एजी के लिए। किसके लिए करेंगे, एयू है ना, तो पहले एयू के लिए कर लो। एयू एयू क्या दे रखा है उसने, 79, और यहाँ पे कितना दे रखा है, 197, राइट। तो क्या करेंगे, हम रेडियस का फॉर्मूला इसके लिए लगा देंगे। क्या, अब जैसे यहाँ पे दे रखा है ना, जिसके लिए निकालेंगे उसका नाम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो किसके लिए निकालना है, एयू के, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एयू बराबर, आपको पता है कांस्टेंट तो ऐसे ही रहेगा, राइट। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आएंगे इसकी क्या, न्यूक्लियोनों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, न्यूक्लियोनों की संख्या यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। आपको पता है ये जो ऊपर होते हैं ये क्या होते हैं, न्यूक्लियोनों की संख्या। तो यहाँ पे न्यूक्लियोनों की संख्या क्या आ जाएगी इसकी, 197, राइट। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 197 की पावर 1/3। क्लियर है, मैंने बोला 2 पार्ट में सॉल्व करना है, कभी भी रेशियो पूछेगा तो। अब क्या होगा, एक पार्ट को सॉल्व कर लिया हमने, रेडियस का फॉर्मूला इस तरह से आ गया हमारे पास। हमें दूसरे पार्ट को सॉल्व करना है, किसके, एजी वाले के, ए जी। आपको पता है ये कितना है, 47, और यहाँ पे कितना दे रखा है, 107। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे एक ही जरूरत पड़ेगी, तो ये कितना है यहाँ पे इसका ए है, आपको पता है ये ए होता है ऊपर,
तो यहाँ पे ये हो गया 7, राइट। इसके लिए भी क्या करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला तो ये होता है जिसके लिए निकालते हैं, यहाँ पे उसका नेम यहाँ पे पुट कर देते हैं, उसका ए यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो इसके लिए करना है तो क्या करना होगा, यहाँ पे क्या कर देंगे आर ए जी, ठीक है, और यहाँ पे आर नॉट हो जाएगा, और यहाँ पे इसके लिए ये क्या है, इसके लिए है 107 की पावर 1/3। कोई दिक्कत। अब देखो ऐसा करते हैं, कभी भी रेशियो निकालना हो तो आपको क्या करना है, दो पार्ट्स में सॉल्व करना है। एक ये इक्वेशन बन गया, ठीक है, एक क्या बन गया, ये इक्वेशन बन गया, और एक ये इक्वेशन बन गया आपका, ठीक है। अब क्या करोगे आप, इसको तो रफ कर दूं क्योंकि ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था कि जो दे रखा नोट क्या क्या करना है। यहाँ पे कोई दिक्कत, ये समझ आ गया। अब क्या करना है, देखो एक चीज ध्यान रखना, आपको रेशियो कभी भी निकालना तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, जो उसने पहले बोला उसका उसकी वैल्यू को ऊपर लेना, जो बाद में बोला उसकी वैल्यू को नीचे लेना। तो पहले क्या बोला उसने, एयू की वैल्यू को क्या लोगे, ऊपर लोगे, और एजी की क्यों नीचे लोगे। तो देखो अब क्या करेंगे, हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे यहाँ पे, अब आपको ये तो पता है ना क्या पहले लेना है, आपको एयू की वैल्यू पहले लेनी है। यही पता है आपको, इस साइड वाला पार्ट इस साइड वाले पार्ट से डिवाइड होगा, इस साइड वाला इससे डिवाइड होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखो अब सॉल्यूशन कर देंगे हम, सीधी बात है। यहाँ पे क्या लेंगे, आर ए यू ऊपर आ गया, इसका आर ए जी क्या होगा, आर ए जी नीचे आ जाएगा, तीसरी बात है इसका पार्ट्स पूरा क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 197 की पावर 1/3, और इसका पार्ट्स नीचे आ जाएगा आर नॉट और 107 की पावर 1/3। आर नॉट से क्या होगा, आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, आगे हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आर ए यू होगा और आर ए जी होगा, राइट। अब ऊपर क्या बचा हुआ है हमारा, 197 की पावर 1/3, और यहाँ पे 107 की पावर 1/3। आपको पता है जब सेम पावर होती है तो क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी रिटर्न कर सकते हैं, ऐसे रिटर्न कर सकते हैं। देखो आर ए यू अपॉन आर ए जी, और ये क्या करो, आप इसको एक बार रेशियो में लिख लो, 197 अपॉन 107 की पावर 1/3, ठीक है। और एग्जाम में ऐसे करना है, आप यहाँ पे भी छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये एक दूसरे से कोई डिवाइड होता है पार्ट्स तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं, और यहाँ पे भी छोड़ना चाहें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ आ गई, नोट करो इसे। अब देखो इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में दो इन्फॉर्मेशन दे रखी है। पहले क्या पूछा उसने बोला देखो कि हीलियम, ये क्या दे रखा है, उसका परमाणु दे रखा है, ठीक है। हीलियम नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति दे रखी है यहाँ पे, ये किसकी वैल्यू होती है, डेल्टा एम की, और आपको पता है किस में दे रखी है, देखो एएमयू में दे रखी है आपके, इस बार एएमयू में दे रखी है ना, एएमयू दे रखी है। तो उसने बोला है कि नाभिक के प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी है, ठीक है। तो क्या ज्ञात करना है यहाँ पे, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी है। देखो इसे करने का तरीका ये है कि पहले क्या करेंगे हम, पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, बंधन ऊर्जा निकालनी पड़ेगी, फिर इससे उसके बाद प्रति न्यूक्लियन का मतलब होता है हर एक न्यूक्लियन पे कितनी एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो आप कि जैसे आपके पास 10,000 रुपए, ठीक है, टोटल 10,000 है, और उसमें क्या है 4 इंसान सामने वाले, तो पूछो पर इंसान कितने पैसे पड़े, तो सी बात है 25-25 पड़े। तो पहले क्या होना चाहिए, पहले हमें टोटल भी तो पता होना चाहिए टोटल कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी टोटल बंधन ऊर्जा निकालेंगे, फिर हम देखेंगे कितने न्यूक्लियन से, फिर क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे। तो ये तो पता है ना, जैसे 10,000 है और 4 जनों को पर जने पे कितने पड़ेंगे, एक जो पर्सन है उस पर कितने पड़ेंगे, तो क्या करेंगे हम 10,000 को 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इसका मीन्स डिवाइड का मतलब ही होता है बांटना। हम क्या करें, 10,000 को 4 जनों में बांट रहे हैं, तो डिवाइड का मतलब क्या होता है, बांटना। तो क्या करेंगे वहां पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो पहले हमें टोटल तो पता होना चाहिए कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसकी पहले हम बंधन ऊर्जा डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद न्यूक्लियन जितने भी होंगे उससे डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले देखो उसने क्या दे रखा है, पहले दे रखा है, आपको पता है, नोट करना है, दे रखा है उसने 0.0304 एएमयू में, उसका क्या दे रखा है उसने, वेट दे रखा है, ठीक है। अब आपको पता है उसने पूछा बंधन ऊर्जा, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल बंधन ऊर्जा डिफाइन करनी पड़ेगी, राइट। टोटल बंधन ऊर्जा डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पता है E बराबर क्या होता है, डेल्टा एम, और मैंने बोला अगर काय में दे रखा है ये तो क्या करेंगे 931 से क्या कर देंगे, ये कर देंगे। या तो कोई दिक्कत।
अब देखो क्या होगा, इससे डिवाइड कर देंगे, अब यहाँ पे वैल्यू लगा देंगे, यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे हम, इसकी m की वैल्यू कितनी है 0.03004 इंटू कर देंगे कितना 931। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई तो तुम कर ही लोगे, सी बात है, मेरा टाइम ही वेस्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्टली हम क्या लिख देता हूं, मैं आंसर लिख देता हूं। तो टोटल जो एनर्जी आएगी वो आएगी हमारी 28.3024 MeV। MeV में आ गई। ठीक है, टोटल एनर्जी इतनी आ गई। अब क्या करना है, उसने टोटल नहीं पूछा, उसने पूछा है पृथ्वी न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पूछा है। तो ये क्या है, इसकी टोटल बंधन ऊर्जा, टोटल बंधन ऊर्जा ये आ गई। अब क्या करना है आपको, अब निकालना है पृथ्वी न्यूक्लियन। तो पहले आपको क्या होना चाहिए, टोटल तो मिल गया, अब ये भी तो पता होना चाहिए कि न्यूक्लियनों की संख्या कितनी है। तो न्यूक्लियनों की संख्या आपको पता है, कहां से डिफाइन करते हैं, आपको क्या दे रखा है उसने 2He4, और आपको पता है ये जो होता है ऊपर 4, ये क्या है न्यूक्लियनों की संख्या। तो न्यूक्लियनों की संख्या कितनी हो गई 4 होगी। अब क्या निकालेंगे सेकंड स्टेप में हम, पृथ्वी न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो क्या होगी, पृथ्वी न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, क्या बंधन ऊर्जा। पृथ्वी न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जो आती है वो ऐसा होता है कि हम क्या कर देते हैं, बस उसमें जो हमारी टोटल एनर्जी ई होती है उसमें क्या कर देते हैं, एक के ए से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब लगा दो कितना है टोटल, कितनी है हमारी टोटल, हमारी 28.3024। ठीक है, और हमारा डिवाइड ए की वैल्यू कितनी है 4। जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, कितनी बार डिवाइड होगा, 7 चौक 28, 7 बार डिवाइड हो गया। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे कितना 30 है ना। तो आप क्या कर लो, इसे यहाँ पे देखो कर सकते हो, क्योंकि जब दो नंबर लगातार कंटिन्यू लेते हैं तो क्या होता है हमारा, हमें 0 लगाना पड़ता है। तो आप, मैंने बोला ऐसा नहीं हुआ करे तो ऐसे ही कर दिया करो। जैसे 30 कितना है 30 24 है, देखो क्या करोगे 4 से करो तो 7 कितना हो गया 28 हो गया। यहाँ तो 0 बचा, तो आप क्या कर सकते हैं, एक तो उतार सकते हैं, पॉइंट के लिए पॉइंट आ गया, एक तो उतार सकते हैं 3, लेकिन एक में भाग नहीं जाएगी तो 2 उतारने पड़ेंगे कंटिन्यू। जब 2 कंटिन्यू नंबर उतारते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे 0 लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, फिर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना हो गया 30 हो गया, 7 चौक 28। ठीक है, और आप क्या करें, बस पॉइंट के बाद 2 कर दिए, बहुत कर दिए, समझ आ गया। ठीक है, नोट करो इसे। अब देखो यहाँ पे समझना है आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से, संलयन बोलेगा या विखंडन बोलेगा, करने का तरीका क्या रहेगा, इसी टाइप से होगा। जैसे यहाँ पे क्या बोला, देखो उसने संलयन अभिक्रिया बोली, संलयन अभिक्रिया बोली है ना, विखंडन भी बोलेगा तो करने का तरीका यही रहेगा। ठीक है, अब देखो क्या बोला उसने बोला है कि दी गई संलयन प्रक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न, ऊर्जा की गणना करनी है, ऊर्जा कितनी होगी। तो तुम्हें पता ऊर्जा बताने के लिए क्या चाहिए आपको, सीधी बात है, ऊर्जा बताने के लिए क्या चाहिए, आपको पता है ऊर्जा का फॉर्मूला ये नहीं होता, E बराबर डेल्टा एम, और सब क्या है डेल्टा एम का में दे रखे हैं, यू में ये एम यू बात एक ही होती है। तो एम यू में या यू में दे रखे हैं, तो आपको 931 MeV, इसका मीन्स क्या चाहिए, डेल्टा एम चाहिए, क्या चाहिए डेल्टा एम चाहिए। तो सीधी बात है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले डेल्टा एम निकालेंगे। डेल्टा एम कैसे डिफाइन करेंगे, देखो यहाँ पे आपको पता है इस साइड वालों को क्या कहते हैं, अभिकारक बोलते हैं ना, इसे क्या बोलते हैं उत्पादक। तो आप जो अभिकारक है ना, टोटल अभिकारकों का द्रव्यमान निकाल लो, और टोटल किसका, उत्पादकों का द्रव्यमान निकाल लो, और क्या कर दो फिर अभिकारक के टोटल द्रव्यमान में से उत्पादक का टोटल द्रव्यमान क्या कर दो, लेस कर दो, आपको डेल्टा एम मिल जाएगा। विखंडन में भी ऐसी करना और संलयन अभिक्रिया में भी ऐसी करना। तो क्या करें, पहले हम क्या करें, अरे इसकी वैल्यू निकाल लेना। अब देखो क्या होगा, अब हमें पता है कि ये द्रव्यमान किसका है, द्रव्यमान देख रखा है, देखो इसका द्रव्यमान इसने ये दिया है, इसका द्रव्यमान इसने ये दिया है, सबका द्रव्यमान दे रखा है ना। तो आप क्या करो, टोटल इसका द्रव्यमान निकाल लो, टोटल किसका, अभिकारक का। तो क्या करोगे, देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम, क्या करें, हम निकाल लें एम किसका, एम निकाल लें अभिकारक का, अभिकारक का टोटल द्रव्यमान निकालना है। तो आपको पता है किसका द्रव्यमान ऐड करना पड़ेगा आपको, 1H2 का और इसका, इन दोनों का करना पड़ेगा ना। इसका मीन्स क्या करना पड़ेगा, आपको m ऐड करना पड़ेगा, किसका, एक तो हमें करना पड़ेगा 1H2 का,
किसका 1H2 का, और किसका ऐड करना पड़ेगा, दूसरा अभिकारक है 1H3, तो 1H3 का, तो M किसका ऐड करना पड़ेगा 1H3 का, राइट। अब क्या है, आपको पता है यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, देखो दे रखी है ना, 1H2 की वैल्यू दे रखी है, 1H3 की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप वैल्यू रख देंगे। 1H2 की वैल्यू कितनी है, देखो 1H2 की 2.0 कितनी है 2.0141102 और ये है यू दे रखा है, यू बोल दो या एम यू दे दो, बोल दो, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट कर दी, बीच में साइन किसका हमारा प्लस का चल रहा है, हम क्या करेंगे फिर 1H3 इसकी वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू क्या है 3.0, कितनी है 3.0 और ये ना 3.0 ठीक है, दोनों को ऐड कर दो। अब क्या होगा, जब आप दोनों को ऐड करेंगे 2 एंड 9 कितना हो जाएगा 11, 11 हो जाएगा, 11 का 1 हो गया। अब आपको पता 4 और 0 कितना हो जाएगा 4 ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमने ऐड कर दिया। अब हम करेंगे 0 और किसे 1 को ऐड, 0 1 को ऐड करोगे 1 ही रहेगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, फिर करेंगे हम 6 और 4 को, 6 4 कितना हो गया 10, 10 का कितना हो गया 0, हासिल 1 हो गया। फिर करेंगे हम किसको 1 को और 1 को, 1 1 कितना हो गया 2 और एक हासिल का 3 हो गया। 0 और 0 आपको पता है 0 रहेगा, पॉइंट की जगह पॉइंट आ जाएगा, कितना हो गया 2 और 3 5 हो गया। तो ये आ गया हमारे पास अभिकारक का टोटल द्रव्यमान, राइट। इसी तरह से क्या करेंगे आप उत्पादक का टोटल द्रव्यमान निकाल देंगे। तो उत्पादक का टोटल द्रव्यमान जब निकालेंगे आप, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा उत्पादक। आपको पता है उत्पादक जितने भी है सबका टोटल द्रव्यमान आप ऐड कर देंगे। कौन कौन सा उत्पादक है आपके पास, एक तो हीलियम है और एक न्यूट्रॉन है। तो क्या करेंगे आप हीलियम का द्रव्यमान ऐड कर देंगे M2He4, राइट। और किसका ऐड करना है आपको, आपको पता है दूसरा, एक तो हीलियम है आपके पास उत्पादक और एक न्यूट्रॉन है, किसका करना है, और M ऐड करना है आपको ON1, जैसे यहाँ पे करा ऐसे यहाँ पे कर दो, वैल्यू यहाँ पे इसकी पुट कर दो। हीलियम की है 4.002 603 प्लस न्यूट्रॉन की देखिए 1.00 8665, ठीक है। आप क्या करो इसको ऐड कर दो, कितना होगा 3 और 5 कितना हो गया 3 5 कितना हो गया 3 5 8 हो गया, 3 5 8 हो गया, 6 और 0 कितना हो गया 6 ही हो गया, राइट 6 हो गया। अब हमारे पास कितना है 6 एंड 6 कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है ना, 12 हो गया, 12 का कितना होगा 2 होगा, 1 हो गया आपके पास कितना हो गया 8, 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 और 1 कितना हो गया 11, 11 का कितना हो गया 1, हासिल 1 हो गया। अब 0 0 कितना हो गया 0 हो गया, और 1 आपके पास ऑलरेडी हासिल का, तो कितना हो गया 1 हो गया। अब 0 और 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, पॉइंट की जगह पॉइंट आ जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास दोनों आ गए, अभिकारक का भी और उत्पादक का भी। अब क्या करेंगे इसके बाद, इसके बाद बिल्कुल सिंपल है, इसके बाद क्या है, इसके बाद बिल्कुल सिंपल ये है कि आपको क्या करना है, आपको डेल्टा एम निकालने के लिए, आपको डेल्टा एम निकालने के लिए जो हमारे पास अभिकारक का द्रव्यमान है टोटल, उत्पादक का द्रव्यमान उसमें से लेस कर देना है। तो एम किसका लेस करना है हमें, एम अभिकारक में से क्या लेस कर दो, माइनस कर दो एम उत्पादक, कोई दिक्कत। अब देखो आपको दे रखा है उसने क्या है, यहाँ पे अभिकारक का कितना दे रखा है 5.030, कितना है 5.030, 5.030 151, ठीक है। इसमें से लेस कर देंगे आप क्या, इसमें से लेस कर देंगे आप उत्पादक का, उत्पादक का कितना आया 5.011 268, राइट। अब आपको लेस करना है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा,
हमारे पास 1 में से कितना लेस करना है आपको, 8 लेस करना है। तो 1 में से 8 तो लेस नहीं होगा, तो क्या करेंगे आप, यहां से एक हाथ से ले लेंगे, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 में से क्या होगा, 11 में से अगर 8 हो जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, 3 बचेगा। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पे 4 बचा हुआ है, यहाँ पे 6 तो लेस नहीं हो सकता, एक आप क्या करेंगे इस साइड ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा ना। 14 में से क्या करेंगे 6 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। राइट, यहां समझ आ गया। अब क्या है आपके पास, अब आपके पास यहाँ पे तो क्या है 0 बचा हुआ है, तो आप क्या करेंगे एक यहाँ से यहाँ लेंगे तो यहाँ पे तो 2 बच जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, और एक इस साइड ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। अब 10 में से क्या करना है आपको, 10 में से यहाँ से 10 में से कितना लेस करना है, 2 लेस करना है, तो कितना बचेगा 8 बचेगा। राइट, ये हो गया 2 लेस हो गया। अब क्या करना है आपको, अब 9 में से कितना लेस करना है आपको, 1 लेस करना है, तो 9 में से 1 लेस करेंगे 8 बचेगा। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, ये हो गया। फिर आपके पास यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना है 2 है, 2 में से 1 लेस करेंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। 0 में से 0 करेंगे तो 0 ही बचेगा। ठीक है, पॉइंट की जगह पॉइंट आ जाएगा, 5 में से 5 करेंगे 0 बचेगा। तो आपके पास डेल्टा एम की वैल्यू कितनी आ गई, ये डेल्टा एम की वैल्यू आ गई। आपको क्या करना है, ऊर्जा की गणना करनी है, तो ऊर्जा की गणना करनी है, और किसमें आई है ये, एएमयू में, किसमें एएमयू। अब क्या करना है आपको, निकालना क्या है, ऊर्जा निकालनी है, और ऊर्जा आपको पता है कैसे निकालते हैं आप, E बराबर डेल्टा एम, जब एएमयू में होती है तो क्या करते हैं 931 से गुणा कर देते हैं, एमयू में आ जाती है। और आप अच्छी खासी समझदार है, गुणा आप मल्टीप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं किसकी, 0.01883 इंटू 931 की आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर फाइनली एमयूवी में आ जाएगा। ये हो गया आंसर। ठीक है, अब क्या करो, इसको नोट कर लो। यहां तो समझ आ गया। अब देखो, अब अगला क्वेश्चन देखो, एक तो क्या था, एक तो अगर नाभिक के संलयन, नाभिक के विखंडन से पूछेगा तो किस टाइप से करोगे, जो अभी करा, क्या करोगे, उत्पाद अभिकारक का द्रव्यमान ऐड करके उसे घटा के और करना। अब ऐसा दे रखा, देखो अब एक हमने फॉर्मूला किया था, फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला किया था हमने द्रव्यमान क्षति का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कंडीशन में। अब देखो इसमें क्या दे रखा उसने, ध्यान से समझो, यहाँ पे उसने दे रखा है, यहाँ पे ऑक्सीजन की बात कर रहा है वो, आपको पता है परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है, 8 होता है, और न्यूक्लियनों की संख्या 16 होती है। अब तुम्हें बता, देखो नाभिक का द्रव्यमान क्षति एवं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या पूछा उसने, द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति मींस डेल्टा एम पूछा है, और क्या है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो आपको पता है पहले टोटल बंधन ऊर्जा निकालनी पड़ेगी, फिर न्यूक्लियनों से भाग दे देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे पहले क्या करना पड़ेगा, अब देखो क्वेश्चन किस टाइप से पूछा उसने, उसने ये जो दे रखा है ना, इसका द्रव्यमान, इसका मतलब है ये नाभिक का द्रव्यमान है, इसके नाभिक का द्रव्यमान है, ये प्रोटॉन का और ये न्यूट्रॉन का। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या डिफाइन करना पड़ेगा, हमें कौन सी कंडीशन से निकालना पड़ेगा, ये किसका द्रव्यमान हो गया, हमने एक फॉर्मूला किया था याद करो, ये हो गया हमारा किसका द्रव्यमान, एम एन का, नाभिक का हो गया, ये किसका हो गया एम पी, प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन का हो गया, और ये किसका हो गया एम, और न्यूट्रॉन है ना एन का। ठीक है, इस कंडीशन में क्या था, हमारे पास एक फॉर्मूला था, याद है ना, समझ में आ गया। विखंडन और संलयन से उसी से करना, जब भी किया था क्वेश्चन, और न्यूक्लियस वाला दे रखा है तो ऐसे करना है। क्या निकालना है पहले, द्रव्यमान क्षति। तो तुम्हें पता है द्रव्यमान क्षति का फॉर्मूला क्या होता है अपना, द्रव्यमान क्षति का फॉर्मूला मैंने लिखाया था क्या, डेल्टा एम, डेल्टा एम इज इक्वल टू क्या था, याद करो क्या था, यहाँ पे था हमारा जेड, और एम क्या था पी, प्लस क्या था, प्लस था हमारा यहाँ पे ए माइनस के, ए माइनस जेड, और यहाँ पे था एम एन, और माइनस कर दिया था हमने एम एन, याद है ये था ना। अब आपको पता है यहाँ पे क्या किसकी जरूरत पड़ रही है, जेड की, ए और ये, और आपको पता है क्या, आपको पता है ये जो होता है ये क्या होता है, ये अपना जेड होता है, और ये क्या होता है अपना, ये ए होता है। तो हमें क्या पता चल गया, जेड की वैल्यू कितनी आ गई, जेड की वैल्यू 8 आ गई, और हमें क्या निकालना है, ए माइनस जेड। तो ए माइनस जेड क्या आ गया, ए में से जेड लेस कर देंगे, तो ए माइनस जेड कितना आ जाएगा, ए कितना हमारे पास 16 है, और जेड कितना है 8 है, तो ये भी कितना आ गया 8 आ गया। राइट, हमारे पास ए भी आ गया, जेड भी आ गया, और एम पी और एम एन, और ये हमारे पास है। अब वैल्यू पुट कर दें। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो ये ए कितना 8 है ना, और एक प्रोटॉन एमपी कितना है, एमपी आपको दे रखा है ये तो है ना एमपी। अब देखो एमपी कितना है अपने पास
1.00728, ठीक है। फिर साइन का आ गया प्लस का, a माइनस जेड की वैल्यू कितनी है अपने पास, यहाँ पे भी 8 है, तो यहाँ पे 8 कर लिया, मल्टीप्लाई कर दी mn से, mn कितना अपने पास 1.00867, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, माइनस करना है न्यूक्लियस का द्रव्यमान। न्यूक्लियस का द्रव्यमान कितना दे रखा उसने, 15.799591, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करके, अब देखो क्या है, अब करना आपको क्या, 91 है ये, अब करना आपको मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 कितना हो गया, 8 अट्ठे, 8 अट्ठे कितना हो गया 64 का 4 हो गया, ठीक है। हासिल कितने हो गए, 6 हो गए। अब यहां से कर दो, 8 दूनी कितना हो गया 16, 16 और 6 22, 22 का 2, हासिल लगे 2, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया 7 चौक 7 छंग कितना हो गया, 7 छंग 42, 42 और 2 कितना हो गया 44, 44 का 4, हासिल लगे 4। अब देखो इसकी किससे करोगे, 0 से, तो 0 आ गया, 0 और 4 4 हो गया, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे ये हो गया, अब 0 की इससे करोगे 8 की तो कितना होगा 0 होगा, ठीक है। फिर पॉइंट आ गया, पॉइंट का पॉइंट हो गया, और यहाँ पे देखो 8 ही कम 8, ये आ गया टोटल किसका द्रव्यमान, टोटल हमारे जितने भी प्रोटॉन थे उनका द्रव्यमान, क्योंकि एक प्रोटॉन का ये। अब ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस लगा प्लस लगा क्या कर दोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब देखो 8 सत्ते कितना होता है, 8 सत्ते 56, 56 का कितना हो गया 56 का 6 हो गया, ठीक है। अब देखो कितना हो गया, 8 छंग 8 छंग 8 छंग 48, 48 हो गया, 48 और 5 कितना हो गया 48 5 53, 53 का 3, हासिल कितना हो गया हमारे पास 5 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो गया 8 अट्ठे 64, 64 और 5 69 का 9, ठीक है ना। अब हासिल कितना हो गया अपने पास 6, 6 हो गए ना। अब देखो यहाँ पे कितना है, 0 से करोगे तो 0 आएगा, और 6 का 6 आ गया। अब देखो फिर इसकी करोगे किससे, 0 से तो क्या आएगा 0 आएगा, पॉइंट की जगह पॉइंट आ गया, थोड़ा स्पेस इधर कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ गया 8 ही कम 8, यहां तक कोई दिक्कत। अब क्या करना, न्यूक्लियस का हमारा कितना दे रखा उसने 15.79, 15.79 और 591, ठीक है। अब इसको ऐड कर दो, इसको जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, देखो देखो यहाँ पे कितना हो गया 6 है, ये 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 का कितना हो गया 0, हासिल एक हो गया। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हमारा 3, और यहाँ पे कितना हमारा 2, 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया, और एक हासिल का 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना हमारा 4, और यहाँ पे कितना है 9, 9 4 13, 13 का कितना हो गया 3, हासिल लगा 1, यहाँ पे कितना है 6, और यहाँ पे कितना है 4, 6 4 कितना हो गया 10, 10 और 1 11, हासिल लगा 1, यहाँ पे 0 0 0 0 0 और 1 1, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, पॉइंट की जगह पॉइंट, 8 8 कितना हो गया 16, और घटाने कितना अपने को 15.79591, कोई दिक्कत। यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं हम, डेल्टा एम, डेल्टा एम तो डिफाइन हो रहा है यहाँ पे डेल्टा एम, क्योंकि स्पेस कम है ना, मैं इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये हो गया। अब देखो क्या होगा, लेस कर दो, जब आप लेस करेंगे क्या करेंगे, 0 में से 1 लेस नहीं हो सकता, तो एक इधर ले लेंगे, कितना हो जाएगा 10, 10 में से 1 गया, 10 में से 1 गया, कितना बचा हमारे पास 9 बचा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे कितना हमारे पास 9, और यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 5, नहीं घट सकता, एक हमने इधर से ले लिया, कितना हो गया हमारे पास 15, 15 में से कितने गए 9, तो कितना हो गया 15 में से 9 गए तो 6 हो गया, ठीक है। ये हो गया अपना, ये हो गया। अब देखो हमारे पास क्या है 5, 5 है ना, 5 और ये 3 है, और एक हमने ले लिया था, तो 2 बचा यहाँ पे। अब देखो ये जाएगा नहीं, अरे ये थोड़ी चला 5, इसमें से एक इधर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास 12, 12 में से 5 गए तो कितना हो गया, 12 में से 5 गए कितना हो गया 7, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे 0 नहीं बचा, एक तो ले लिया 0 बचा, ठीक है। हमें क्या घटाना है 9 घटाना है,
तो क्या करेंगे हम एक इधर से ले लेंगे, तो कितना हो गया 10, 10 में से हो गया 1, ठीक है। यहाँ पे क्या हमारा 0 बचा ना, अब एक इधर से ले लिया तो कितना हो गया 10 हो गया, 10 में 7 गया कितना बचा 3 बचा, यहाँ पॉइंट की जगह पॉइंट, यहाँ पे कितना बचा 15, 15 में से 15 गया 0, तो डेल्टा एम की वैल्यू आ गई है। तो पहला आंसर हमारा निकल के डेल्टा एम, ठीक है। फिर पूछा उसने क्या, फिर पूछा उसने कि हमें बताना है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, तो आपको पता है प्रति न्यूक्लियन बताने के लिए पहले बंधन ऊर्जा निकालनी पड़ेगी। अब देखो क्या होगा, बंधन ऊर्जा के लिए क्या करेंगे आप, आपको पता है फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया, सेकंड में होगा डेल्टा एम, क्या होगा डेल्टा, डेल्टा एम को क्या करेंगे 931 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू कितनी है डेल्टा एम की, डेल्टा एम की वैल्यू आई आपके पास 0.31769 और किसने मल्टीप्लाई करनी है 931 से, ठीक है ना। अब देखो क्या है, इसकी कैलकुलेट तो कर ही लोगे आप, अरे इसकी कैलकुलेट कर ही लोगे, फिर आपके पास ई आ गई, तो प्रति न्यूक्लियन करने के लिए क्या करते हैं, जो टोटल ई आती है उसे न्यूक्लियनों की संख्या से डिवाइड कर देते हैं। आपको पता है न्यूक्लियनों की संख्या कितनी है यहाँ पे, न्यूक्लियन की संख्या, न्यूक्लियन की संख्या 16 है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे 16 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे होगा प्रति न्यूक्लियन, प्रति शॉर्ट में लिख रहा हूं न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा। और आपको पता है प्रति न्यूक्लियन निकालने के लिए क्या करेंगे, जो टोटल ऊर्जा आती है ई, उसमें से न्यूक्लियनों की संख्या से क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं, ए से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। आपके पास क्या है ई भी है आपके पास और आपके पास ए भी है, देखो ए भी है तो क्या करेंगे आप ई और ए की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 0 पॉइंट कितना है हमारे 31769 और इंटू कितना है 931 और डिवाइड करना आपको किससे 16 से, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नोट करो इसे। अब हमारा चैप्टर क्या हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ज्यादा लॉन्ग चैप्टर है नहीं इसमें, और न्यूमेरिकल भी ये सिंपल से पूछे जाते हैं, 2-3 टाइप के न्यूमेरिकल आप कर लेना, ठीक है ना। अब हमारा चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो गया और अब हम कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर।